हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे से आप लोगों ने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी होगी और नोट्स भी बनाने जो है शुरू कर दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज की हम लोगों की क्लास चल रही है। वर्तमान भारतीय समाज का आज हमारा न्यू चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे और इसकी आज जो हमारी क्लास है आज वर्तमान भारतीय समाज की आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 7। ये हमारी कौन सी क्लास है? आप लोगों की क्लास नंबर 7 है, जिसमें आज हमारा न्यू चैप्टर है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। अब तक हम 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसको करेंगे। 4 चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। किसकी? प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब इसके अंदर हम देखिए 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, जो आप लोगों की जो पहले जो भी प्रारंभिक शिक्षा की मतलब ये शिक्षा की जो पृष्ठभूमि मतलब शिक्षा का जो बेस रखा गया है ना, वो कहाँ से रखा गया है उसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो क्या है? प्राचीन काल, मध्यकालीन शिक्षा, आधुनिक काल। मतलब प्राचीन काल में जो शिक्षा हुआ करती थी उनके बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल की शिक्षा के अंदर एक तो बौद्धिक युग हो गया, जो मतलब जो वैदकालीन हमारी वैदिक जो शिक्षा थी उसके बारे में, बौद्धकालीन शिक्षा जो थी उनके बारे में पढ़ेंगे। मुगलकालीन शिक्षा मतलब जो मुस्लिम शिक्षा थी, मुगलकालीन शिक्षा उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पहले एवं स्वतंत्रता के बाद मतलब आधुनिक काल की जो शिक्षा में उसमें जो स्वतंत्रता के पहले जो हमको शिक्षा दी जाती थी किस प्रकार से दी जाती थी, और दूसरी स्वतंत्रता के बाद में हमको किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, वो सारी चीज़ें, शिक्षा का गठन कैसे हुआ, शिक्षा किस प्रकार से कैसे क्या हुआ, उन सब के बारे में स्टार्टिंग से जो बेस से लेके हम पढ़ेंगे। सबसे पहली शिक्षा क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा। कौन सी शिक्षा? वैदिक कालीन शिक्षा। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। कौन सा? एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा कहते थे। मतलब जो प्राचीन काल में जो शिक्षा का जो स्वरूप उस वक्त पे जो प्रचलित था उसको क्या कहा जाता था? वैदिक कालीन शिक्षा कहते थे। 4 वेदों, ऋग्वेद, हमारे वेद कौन कौन से होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। कितने प्रकार के वेद होते हैं? हमारे 4 प्रकार के, 4 जो वेद हैं हमारे कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। में वेदों में प्रथम ऋग्वेद है। जो ऋग्वेद जो हमारा ये वेद है ये सबसे पुराना है और यही सबसे क्या है? पहला है। यह सबसे प्राचीन है। जो ऋग्वेद है ये क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। वैदिक साहित्य में शिक्षा का तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। मतलब जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा हुआ करती थी उस समय में शिक्षा का तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और किससे होता था? विनय से होता था। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति करना। किसके अनुसार? वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति करना एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना होता था। क्या होता था? जो वैदिक कालीन जो हमारी शिक्षा हुआ करती थी उस समय में जो शिक्षा का मतलब वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या हुआ करता था? मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना। किसकी प्राप्ति करना? ज्ञान की प्राप्ति करना। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति करना एवं शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था? आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना। क्या करना? आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना था। वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब ये जो वैदिक काल था
उसमें क्या करते थे, जो बच्चे हुआ करते थे, जो छात्र हुआ करते थे, वो अपने माता पिता से अलग रहकर कहाँ, गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब अभी तो हम अपने घर में रह के जैसे हम स्कूल जाते हैं, आते हैं, उस प्रकार शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु प्राचीन समय में क्या करते थे कि बच्चे जो है अपने मतलब घर को छोड़कर जहाँ पर उनके गुरु रहा करते थे, उन्हें गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। कहाँ मिलती थी? गुरुकुल के अंदर वो लोग शिक्षा को प्राप्त करते थे। और भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसको हम क्या कहते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। जो प्राचीन समय में जो शिक्षा का स्वरूप प्रचलित था उसको क्या कहा जाता है, वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। हमारे कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेद में सबसे पुराना, सबसे प्रथम वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। और वैदिक साहित्य में शिक्षा का तात्पर्य क्या हुआ करता था? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से हुआ करता था। क्या साहित्य में, वैदिक साहित्य में शिक्षा का तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। और अर्थात मतलब वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति करना एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्मभूति एवं आत्मबोध करना था। वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरुकुल में रहकर क्या करते थे? शिक्षा प्राप्त करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, मतलब ये जो वैदिक कालीन शिक्षा हुआ करती थी उसके उद्देश्य क्या होते थे? मनुष्य को ज्ञानवान बनाना। क्या था इसका? वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या होते थे कि मनुष्य को ज्ञानवान मतलब उनको ज्ञान को सिखाना, उनको ज्ञानवान बनाना तथा सभी व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त होते थे। मतलब जो सभी व्यक्ति हैं ना, उस समय पे ऐसा माना जाता था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा, जो व्यक्ति ज्ञान से, जिस ज्ञान के प्रयास से युक्त होते थे उसको सर्वश्रेष्ठ मानते थे। मतलब जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता था उसको ही वो सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि शारीरिक समानता होते हुए भी जो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाते हैं वे अन्य व्यक्तियों में श्रेष्ठ हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? वो अन्य व्यक्तियों में क्या हो जाते हैं? श्रेष्ठ हो जाते हैं। देखिए ऋग्वेद के अंदर क्या कहा गया है? उनमें ये कहा गया है कि शारीरिक समानता मतलब अगर लोगों की जो शारीरिक मतलब शरीर एक समान है, मतलब एक तरीके से बने हुए हैं, उसके बाद भी अगर व्यक्ति का जो ज्ञानवान हो जाते हैं, उसके बाद जो व्यक्ति जो ज्ञान को अर्जन कर लेते हैं, वो बाकी जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे क्या हो जाते हैं? श्रेष्ठ माने जाते हैं। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था। ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में क्या बना सके? समर्थ बना सके। मतलब जो वैदिक कालीन शिक्षा हुआ करती थी इसका उद्देश्य क्या होता था कि व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना, मतलब उसको अच्छे से उस ज्ञान को सिखाना, व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में क्या बना सके? समर्थ बना सके। ठीक है। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हुआ करते थे कि मनुष्य को क्या बनाना? ज्ञानवान बनाना था। और तथा सभी व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त होते थे। किसको समझा जाता था सर्वश्रेष्ठ? जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त होते थे। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि शारीरिक समानता होते हुए भी जो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाते थे वे अन्य व्यक्तियों में क्या हो जाते थे? श्रेष्ठ हुआ करते। श्रेष्ठ हो जाते मतलब शारीरिक समानता यदि उनकी सेम भी है, उसके बाद अगर यदि उनके पास ज्ञान ना हो तो उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। अगर उनके पास जो ज्ञानवान हुआ करते थे, जिनको ज्ञान होता था, शिक्षा का ज्ञान था, उन्हीं को क्या मानते थे? वो लोग सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था। ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से क्या करा सके? मुक्ति प्रदान करने में क्या बना सके? उसको समर्थ बना सके। वैदिक कालीन, नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत
एवं विशेषताएं, मतलब जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसके सिद्धांत और उसकी विशेषताएं वो क्या थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए, क्या थे वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख शिक्षा के सिद्धांत एवं विशेषताएं। फर्स्ट है, सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा की वैदिक काल में व्यवस्था थी, मतलब सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा की वैदिक काल में व्यवस्था थी। दूसरा, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः व्यक्तिक था, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप क्या हुआ करता था, व्यक्तिक था। व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षक प्रत्येक शिष्य का ज्ञान व प्रशिक्षण देते थे, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा के अंदर जैसे उनको वर्गों के अनुसार दी जाती थी उनको शिक्षा, मतलब जैसे उच्च वर्ग का मतलब जो ब्राह्मण के बच्चे होते थे उनको सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ माना करते थे, उसके बाद में किसी दूसरे को। तो वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः क्या होता था, व्यक्तिक होता था। व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षक प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण दिया करते थे। थर्ड है, शिक्षा पुस्तकीय ना होकर व्यवहारिक होती थी, मतलब जैसे अभी हम पुस्तकें लेके चलते हैं ना, पुस्तक हमारी सारी जो पढ़ाई होती है वो किससे रिलेटेड होती है, बुक से रिलेटेड, सब कुछ बुक में लिखा होता है, लेकिन उस जमाने में पुस्तकीय ना होकर क्या हुआ करती थी, व्यवहारिक होती थी। फोर्थ है, ज्ञान में आवासीय व्यवस्था थी, मतलब शिक्षा में क्या थी, आवासीय व्यवस्था हुआ करती थी। पांचवा है, वैदिक कालीन शिक्षा राज्य के नियंत्रण में पूर्णतः मुक्त थी, मतलब जो वैदिक कालीन शिक्षा हुआ करती थी वो राज्य के नियंत्रण में पूर्णतः मुक्त हुआ करती थी। सिक्स्थ है, नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराना था, उसका सिद्धांत क्या, उनकी विशेषता क्या थी वैदिक कालीन शिक्षा की, कि उस नैतिक मूल्यों को वो बच्चों को ज्ञान कराना चाहते थे। सेवंथ है, वैदिक काल में शिक्षा के द्वारा संस्कृत का संरक्षण करना था, मतलब वो वैदिक काल में शिक्षा के द्वारा उनकी जो हमारे जो संस्कृति है उनका संरक्षण करना था, बच्चों को ये ज्ञान देना था कि हमारी जो संस्कृति है उसका उनको ज्ञान कराना था। एट था, प्रमुख उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना था, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा के द्वारा ये उनका प्रमुख सिद्धांत था कि उनके जरिए बालक का यानी छात्र का चरित्र को निर्माण कराना था। तो हमने इसके क्या क्या विशेषताएं पढ़ी, पहला पढ़ा सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा की वैदिक काल में व्यवस्था थी। दूसरा हमने पढ़ा वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः व्यक्तिक था। वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षक प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण दिया करते थे। तीसरा पढ़ा शिक्षा पुस्तकीय ना होकर क्या हुआ करती थी, व्यवहारिक होती थी। चौथा हमने पढ़ा शिक्षा में आवासीय व्यवस्था थी, शिक्षा में क्या थी, आवासीय व्यवस्था थी। पांचवा हमने पढ़ा वैदिक कालीन शिक्षा राज्य के नियंत्रण में पूर्णतः क्या थी, मुक्त थी। छठा हमने क्या पढ़ा, नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराना था। सातवां हमने पढ़ा वैदिक काल में शिक्षा के द्वारा संस्कृति का क्या करना था, संरक्षण करना था। आठवां पढ़ा प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण करना था, उस वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, व्यक्ति का क्या करना, चरित्र का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्या है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। उसमें क्या था, वह स्थान होता था जहाँ पर क्या करते थे, गुरु निवास करते थे। गुरु शिक्षा प्रणाली के अंदर जो गुरुकुल जो होता था वो यह स्थान हुआ करता था जहाँ पर क्या करते थे, गुरु निवास करते थे। वैदिक काल में गुरु और शिष्य के मध्य क्या हुआ करते थे, मधुर संबंध, मतलब बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। शिक्षक गुरु की सेवा करते थे, जो बच्चा हुआ करता था वो किसकी सेवा करता था, अपने गुरु की सेवा करते थे। गुरुकुल प्रणाली वैदिक काल में क्या थी, प्रचलित थी, मतलब ये जो गुरुकुल प्रणाली थी ये वैदिक काल में प्रचलित थी। पर शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी, लेकिन जो शिक्षा हुआ करती थी वो किसके लिए समर्पित थी, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या थी, वो समर्पित थी। इसलिए इसका पाठ्यक्रम जो हुआ करता था अत्यंत व्यापक था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र का ज्ञान जरूरी था।
शिक्षा का माध्यम क्या हुआ करता था? संस्कृत हुआ करता था। मतलब ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंदर क्या था कि गुरुकुल क्या होता है? गुरुकुल वह स्थान होता है जहाँ पर गुरु निवास करते हैं और वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध हुआ करते थे। शिष्य क्या करते थे? गुरु की सेवा करते थे। गुरुकुल प्रणाली में जो गुरुकुल प्रणाली वैदिक काल में क्या थी? प्रचलित थी। पर शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति क्या हुआ करती थी? समर्पित थी। इसलिए पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था। इसलिए पाठ्यक्रम क्या था? उनका अत्यंत व्यापक था। बच्चों को वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र का ज्ञान क्या करना था? ज़रूरी था। शिक्षा का माध्यम क्या हुआ करता था? संस्कृत। शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। ये जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? चलिए बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ते हैं आगे। बौद्धकालीन शिक्षा का उत्तर वैदिक काल के बाद आई। ये जो बौद्धकालीन शिक्षा है किसके बाद आई? उत्तर वैदिक काल के बाद आई। बौद्ध काल के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध थे। बौद्ध काल के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध थे। आज से लगभग 250 मतलब 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 में। उनकी मृत्यु कब हुई? 443 BC में बौद्ध धर्म की क्या करी थी? उन्होंने स्थापना करी थी। शिक्षा का मूल केंद्र उस वक्त बौद्धकालीन शिक्षा में क्या हुआ करते थे? मठ हुआ करते थे और उनमें प्रवेश करने से पहले बालक का क्या हुआ करता था? प्रवज्जा संस्कार। बालक का सबसे पहले क्या हुआ करता था? जब बौद्धकालीन शिक्षा कहाँ पर प्रदान की जाती थी? बच्चों को मठ में प्रदान करी जाती थी। और बौद्धकालीन शिक्षा, ये जो बौद्ध धर्म की स्थापना किन्होंने करी थी? महात्मा गौतम बुद्ध ने स्थापना करी थी। और जब बच्चा पहले उसमें मठ के अंदर प्रवेश करता था ना, तो उससे पहले बालक का क्या किया जाता था? प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। अपना सिर के बाल कटवाना था। उसके अंदर क्या हुआ था? अपने सिर के बाल कटवाना था। पीले वस्त्र धारण करके शिक्षा ग्रहण करने जाता था। बालक क्या करता था? पीले वस्त्र धारण करके क्या करने आता था? शिक्षा ग्रहण करने जाता था। गुरु से प्रार्थना करते थे। वे क्या करते थे? गुरु से प्रार्थना करते थे। प्रार्थना स्वीकार हो जाने के बाद सर्वत्यई का क्या करते थे? अनुसरण करते थे। मतलब बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। मतलब ये उनका अनुसरण इस प्रकार से करते थे कि बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। प्रवज्जा 8 वर्ष के बालक को दिया। ये जो प्रवज्जा संस्कार हुआ करता था कितने वर्ष के बच्चे को दिया जाता? 8 वर्ष के बालक को दी जाती थी। तथा प्रवज्जा के बाद विद्यार्थी क्या कहलाता था? सामनेर कहलाता था। विद्यार्थी क्या कहलाता था? सामनेर कहलाता था। और उसको कहाँ पर रहना पड़ता था? उसको मठ में ही रहना होता था। उसमें जो क्या रहना था? बच्चे को मठ में ही रहना हुआ करता था। बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त होने पर क्या हुआ करता था? उसका उपसंपदा संस्कार हुआ करता था। 8 वर्ष की आयु पर बच्चे को क्या किया था? प्रवज्जा संस्कार किया जाता था, जिसके बाद बालक को क्या कहा जाता था? सामनेर कहा जाता था। और बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उसको क्या? उपसंपदा संस्कार होता था। यह बौद्ध पद्धति का दूसरा तथा अंतिम संस्कार था। पहला क्या? प्रवज्जा संस्कार। दूसरा क्या था? उपसंपदा संस्कार। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के बाद सामनेर पक्का भिक्षु बन जाता था। मतलब जब वो प्रवज्जा संस्कार होता था तो उसके बाद में क्या कहलाता था? सामनेर कहलाता था। उसके बाद में क्या? 12 वर्ष की शिक्षा के समाप्त करने के बाद वो उसको क्या, कौन सा? उपसंपदा संस्कार होता था। और ये बौद्ध पद्धति का दूसरा तथा अंतिम संस्कार हुआ करता था। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? बालक जो था सामनेर जो हुआ करता था ना, सामनेर से क्या बन जाता था? वह पक्का भिक्षुक बन जाया करता था। उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रहता था। उसके बाद जो उसका गृहस्थ जीवन से क्या हुआ था? कोई भी संबंध नहीं रहा करता था। 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के 2 उद्देश्य या फिर मार्ग होते थे।
कौन सा? पहला हुआ करता गृहस्थ जीवन में या तो वो प्रवेश कर ले, दूसरा उनका ये था कि आजन्म मतलब जब तक वो जीवित है वो भिक्षुक बनकर रहेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ये उनके दो ही उद्देश्य हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, जो बौद्धकालीन जो शिक्षा थी इसमें क्या था कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी? गौतम बुद्ध ने करी। बच्चे को शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? मठ के अंदर दी जाती थी। और ये जो जब बच्चा उसमें प्रवेश करता था 8 वर्ष की आयु पे, तो उसका सबसे पहले क्या किया जाता? प्रवज्जा संस्कार किया जाता। प्रवज्जा संस्कार में क्या होता था कि बच्चा अपने बाल कटवाया करते थे, पीले वस्त्र को धारण करने के बाद में वो शिक्षा को ग्रहण करने जाता था। दूसरा इसमें हमने ये पढ़ा, वो गुरु से क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। प्रार्थना स्वीकार हो जाने के बाद शिवरात्रि का अनुसरण करते थे, जिसको क्या कहा जाता है? बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। प्रवज्जा जो हुआ करता था, प्रवज्जा संस्कार 8 वर्ष के बच्चे को दी जाती थी और उसके बाद बच्चा क्या कहलाता था? सामनेर कहलाता था। क्या कहलाता था? सामनेर कहलाता था। और जब बालक की 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त हुआ करती थी तो उसके बाद फिर उसका क्या हुआ करता था? उपसंपदा संस्कार हुआ करता था। बौद्धकालीन शिक्षा में 2 संस्कार हुआ करते थे, पहला प्रवज्जा संस्कार, दूसरा उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार करने के बालक में जो व्यक्ति सामनेर हुआ करता था वो क्या बन जाता था? पक्का भिक्षुक बन जाया करता था। उसके बाद में उसके पास केवल 2 उद्देश्य या फिर 2 उसके मार्ग होते थे। पहला, या तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है, या दूसरा ये था कि वो पूरे जीवन जब तक वो जिएगा जब तक क्या रहेगा? भिक्षुक बनकर रहेगा और बौद्ध धर्म का क्या करेगा? प्रचार प्रसार करेगा। प्रारंभिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। प्रारंभिक शिक्षा कब तक चलती थी? 12 वर्ष तक चलती थी और 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। नव भिक्षु 10 नियमों का पालन करने का संकल्प लेता, मतलब जो नया भिक्षुक बनता था वो 10 धर्म को पालन करने का संकल्प लिया करते थे। कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट था कि जीव हत्या ना करना, वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। जो भिक्षुक हुआ करते थे, जो बन जाते थे नव भिक्षुक, 10 नियम को उनको पालन करने ज़रूरी हुआ करते थे। पहला कि वो किसी भी जीव की क्या नहीं करेंगे? हत्या नहीं करेंगे। दूसरा, वो चोरी नहीं करेंगे। तीसरा, शुद्ध रहना, मतलब वो बिल्कुल शुद्ध रहेंगे। चौथा हुआ करता था असत्य ना बोलना, मतलब वो झूठ नहीं बोलेंगे। पांचवा हुआ करता मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना, मतलब ये जो शराब मदिरा होती है उसका किसी भी रूप से प्रकार का प्रयोग नहीं करना। छठा, समय पर भोजन करना, मतलब बिल्कुल समय पे वो क्या करेंगे? खाना खाएंगे। 7 क्या हुआ था? नृत्य संगीत तमाशे से दूर रहना, मतलब ये जो नाच गाना होता है, संगीत होता है, उससे क्या रहना? बिल्कुल दूर रहना। 8वां हुआ करता था श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, मतलब ये जो मेकअप फेकअप होता है ना उसका क्या करना? उसका कोई भी प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट है 9th है भूमि शयन करना, मतलब भूमि के ऊपर सोना। 10वां हुआ करता स्वर्ण चांदी दान लेना, मतलब कोई अगर दान दे रहा है ना सोने चांदी का तो उसको क्या लेना? दान नहीं लेना। तो ये 10 प्रकार के नियम मान्य होते थे। कोई भी जो नया भिक्षु बनता था उसके पास ये 10 नियम होते थे और उनका वो क्या करना होता था? उसको पालन करना हुआ करता था। 12 मास का एक शिक्षण सत्र हुआ करता था, मतलब 12 महीने का, मतलब हमारे यहाँ जैसे बोल सकते हैं 1 साल का एक शिक्षण सत्र होता था। पठन पाठन प्रातःकाल से मध्याह्न और पुनः भोजनादि क्रिया करने के बाद सायंकाल से पूर्व तक क्या करता था? चलता था। मतलब 12 मास का एक क्या होता था? इनका शिक्षण सत्र होता था। पठन पाठन प्रातः काल से मध्याह्न और पुनः भोजन आदि क्रिया करने के बाद सायंकाल से पूर्व तक क्या रहता था? चलता रहता था। नेक्स्ट है बौद्धकालीन युग की विशेषताएं क्या थी? बौद्धकालीन युग की जो शिक्षा थी उसकी विशेषताएं क्या थी उनके बारे में करते हैं। देखिए, पहली क्या थी? शिक्षा सार्वभौमिक थी। शिक्षा क्या थी? सार्वभौमिक थी। दूसरा, शिक्षा समाप्ति पर उपसंस्का संस्कार होता था। मैंने बताया शिक्षा समाप्ति पर क्या हुआ करता था? उपसंपदा संस्कार हुआ करता था। तीसरा, शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान किया। शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मठ एवं विहारों में प्रदान की जाती थी। चौथा है बौद्ध शिक्षा में भी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा के जैसे वैदिककालीन शिक्षा में संस्कारों को महत्व दिया करते थे, इसी प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा में भी संस्कारों को क्या दिया जाता था? महत्व दिया जाता था। पांचवा, शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र संघ होता था। शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र क्या हुआ करता था? संघ होता था।
छठा है, प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में स्त्रियां संघ में क्या होने लगी, प्रविष्ट होने लगी। मतलब शुरुआती तौर में ये जो शुरुआती के तौर में क्या मतलब शुरुआती का जो दौर था उसमें पहले स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में स्त्रियां संघ में प्रकट होने लगी। जो इनकी महात्मा गौतम बुद्ध की जो इनकी माता थी गौतमी, उन्होंने सबसे पहले उसमें प्रवेश लिया था। उसके बाद में स्त्रियां क्या लेने लगी, प्रवेश लेने लगी। सातवां क्या है, शिक्षा में संस्कृत, साहित्य, चिकित्सा शास्त्र आदि की विद्या दी जाती थी। मतलब बौद्धकालीन जो शिक्षा है उसमें संस्कृत, साहित्य, चिकित्सा आदि की क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। 8 है, मौखिक शिक्षण कार्य होता था, छात्र गुरु द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ करता था। इस काल में प्रमुख 3 विधियां थी, मतलब श्रवण सुनना, मनन करना और निध्यासन। मतलब जो भी कार्य जो भी गुरु बताया करते थे वो मुंह से बोला करते थे, और उसके बाद में जो छात्र था गुरु द्वारा कही गई बातों का क्या करते थे, उनको याद करते थे। और उसके बाद में मतलब इस काल में क्या होती थी, प्रमुख 3 विधियां होती थी। कौन कौन सी, एक तो हो गई श्रवण, दूसरी मनन और तीसरी क्या करना, निध्यासन। ये जो हमारी बौद्धकालीन शिक्षा हुआ करती थी, इसमें जब ये संघ जो हुआ करते थे बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, और संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य क्या बन जाता था, वो श्रमण बन जाता था। और श्रमण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। दूसरा, संघ में प्रवेश लेने के बहुत सारे नियम भी होते थे। क्या हुआ करते थे, बहुत सारे नियम भी हुआ करते थे। और इसके अंदर बौद्धकालीन शिक्षा में क्या था कि गुरु और शिष्यों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, दोनों का जीवन सादा और निकट भी हुआ करता था। जो गुरु शिक्षकों को शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिक्षिका मठ से निष्कासन कर सकते थे। जब गुरु यह पाता था कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वे उसको निष्कासन भी कर सकते थे। और यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता था तो उसको शिष्यों को भी संघ से बाहर क्या होना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। शिक्षा, और ये जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, चलिए नेक्स्ट है वैदिक बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्र के शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता। मतलब बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्र के शुद्ध चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। दूसरा, बौद्धकालीन शिक्षा बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती थी। मतलब ये जो बौद्धकालीन शिक्षा हुआ करती थी बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती थी। तीसरा, बौद्ध धर्म काफी विस्तार हुआ, इसलिए इस युग की शिक्षा का एक लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना भी था। चौथा है, बौद्ध धर्म एक उदारवादी एवं आध्यात्मिक धर्म था। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था, सत्य की खोज, मतलब निर्वाण प्राप्ति था। मतलब इसका अंतिम लक्ष्य क्या था कि सत्य की खोज करना, या फिर क्या था, निर्वाण प्राप्ति करना था। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति था। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे। पहला रहा नालंदा विश्वविद्यालय, जो अभी कहाँ पर है, बिहार में है। दूसरा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। तीसरा रहा वल्लभी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, अभी गुजरात में है। चौथा रहा था विक्रमशिला, ये है बिहार, यानी बिहार में है अभी। और पांचवा है मिथिला, ये कहाँ पर है, ये भी बिहार में। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ प्रमुख जो है केंद्र रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते। देखिए, ये जो बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ गुण भी थे, देखिए कौन कौन से थे। बौद्ध शिक्षा केंद्र अत्यधिक सुरक्षित थे। दूसरा, बौद्ध शिक्षा केंद्र सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन देती थी।
तीसरा, बौद्ध शिक्षा केंद्र पुस्तकालय में प्रत्येक भाषा विषय का अनूठा संग्रह क्या होता था, उपलब्ध था। दूसरा, इनका ये फायदा था कि जन भाषा का शिक्षा में प्रयोग लोकप्रियता का कारण था। इनका माध्यम मार्ग क्या था, सुलभ और शिक्षक गण था। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, इसके दोष भी थे कुछ, जैसे कि स्त्री शिक्षा का सार्वभौमिकरण ना हो पाया था, कुलीन स्त्रियों ही शिक्षा ग्रहण करती थी। दूसरा, लौकिक विषयों की उपेक्षा थी। तीसरा, आजीवन ब्रह्मचार्य ने भिक्षुओं की विलासिता की ओर ढकेलना शुरू किया तथा मठों विहारों में उन्मुक्ता ने अवांछित तत्वों को क्या कर दिया, आकर्षित किया था। बौद्धकालीन जो शिक्षा थी और जो वैदिक शिक्षा थी, इसमें क्या था, इनकी समानता ये थी कि ये लक्ष्य निर्माण प्राप्ति को थे और ये वैदिक शिक्षा का क्या था कि लक्ष्य की मोक्ष प्राप्ति करना चाहते थे। दूसरा, वैदिक जो शिक्षा प्रारंभ कहाँ हुआ करती थी, 8 वर्ष से हुआ करती थी, वैदिक में भी 8 वर्ष से हुआ करती थी। शिक्षा प्रारंभ किससे हुआ करती थी, संस्कार से हुआ करती थी, और वैदिक शिक्षा भी से पहले किससे हुआ करती थी, संस्कार से हुआ करती थी। भिक्षाटन मतलब शिक्षक की दिनचर्या, और वैदिक शिक्षा में क्या हुआ करती थी, शिक्षक की दिनचर्या हुआ करती थी। दूसरा, इनमें कुछ असमानताएं भी थी वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा में और वैदिक शिक्षा में। समानताएं क्या थी, बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद था, मतलब ये जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या था कि वो बौद्ध धर्म का प्रसार करना चाहते थे, और जो वैदिक धर्म थे उसमें ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने का इनका कोई मकसद नहीं था। दूसरा, संघ का वर्चस्व था और इसमें क्या हुआ करता, गुरु सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था। तीसरा, शिक्षा समुदाय प्रधान थी और ये इसमें वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा परिवार प्रधान थी। नेक्स्ट है, कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर थे, बल्कि ये जीवन इनका क्या था, वैदिक कालीन में सादगी पूर्ण था। नेक्स्ट है, उपसंस्कार संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचार्य था, लेकिन इसमें यह था कि समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में क्या कर सकते थे, वो प्रवेश कर सकते थे। ये सारी बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक शिक्षा के लेकर हैं। संघ में पुरुष और स्त्री दोनों साथ हुआ करते थे, लेकिन जो गुरुकुल में एक साथ रहना अनुमति नहीं था। नेक्स्ट है, माध्यम पाली इनका जनभाषा था, लेकिन इसका माध्यम क्या था, वैदिक कालीन में संस्कृत हुआ करता था। नेक्स्ट है, जाति धर्म से परे, ये जो बौद्धकालीन शिक्षा हुआ करती थी इसमें जाति धर्म कुछ नहीं था, लेकिन जो वैदिक कालीन शिक्षा थी इसमें ये लोग जात के आधार पर, मतलब मैंने बताया ना व्यवस्था, उसके अनुसार करते थे। संघ का विद्यालय पर नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन जो गुरुकुल होता था ना, बिल्कुल किसी के भी नियंत्रण से क्या हुआ करते थे, वो मुक्त हुआ करते थे। नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मध्यकालीन शिक्षा, जिसको मुस्लिम कालीन भी शिक्षा भी बोल सकते हैं। मुस्लिम शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन करना था। इस ज्ञान के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयतें तथा हज़रत मोहम्मद साहब के उपदेशों का ज्ञान जनता तक पहुंचाना तथा मकतब एवं मदरसों के माध्यम से इसका अधिक प्रसार करना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ लिया जाता था। मतलब ये जो मुस्लिम शिक्षा का अर्थ क्या था, ज्ञानार्जन करना था। इस ज्ञान के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयतें तथा हज़रत मोहम्मद साहब के उपदेशों का ज्ञान जनता तक पहुंचाना तथा मकतब एवं मदरसों के माध्यम से इसका आर्थिक प्रसार करना ही शिक्षा का क्या हुआ करता था, मुख्य अर्थ लिया जाता था। इस प्रकार सामान्य जीवन के संबंधित लौकिक व धार्मिक पक्ष के ज्ञान के अध्ययन को मुस्लिम शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुस्लिम शिक्षा कहा जाता है। और इस शिक्षा का माध्यम क्या था, फारसी था। शिक्षा मतलब मकतब से, जहाँ बच्चा पहले लिखना सीखता है ना, वहाँ से स्टार्ट होती थी, और मदरसा पर शिक्षा जो की जाती थी, प्रदान की जाती थी, वहाँ पर दिया जाता था। मुस्लिम युग में कोई शिक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी। विभिन्न स्तर की शिक्षा प्रदान करने पर बच्चों को कामिल, काजिल, आलिम की उपाधियाँ दी जाती थी। किसकी दी जाती थी, कामिल, काजिल, आलिम की उपाधियाँ दी जाती थी। मकतबों में अक्षर ज्ञान तथा धार्मिक को महत्वपूर्ण स्थान क्या था, प्रदान था। मुस्लिम धर्म में स्त्री शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक ना था। शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण की शिक्षा के लिए थे। केवल शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाएं शिक्षा का लाभ उठा पाती थी। वे समस्त प्रारंभिक शिक्षा कहाँ करती थी, मकतब में ही क्या करती थी, प्रदान करती थी। आगे है, मुस्लिम कालीन संस्कृति में यह माना जाता था कि व्यक्ति को उस्ताद की, मतलब टीचर्स मतलब गुरु जो होता है ना, उसको उस्ताद की मेहरबानी के बिना
सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, उस काल में भी छात्र शिक्षक का आदर सम्मान करते थे तथा उनकी आज्ञा का जो है पालन किया करते थे। मतलब उस ज़माने में भी जो मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसमें भी शिक्षक और गुरु जो शिष्य और गुरु के बीच में क्या हुआ करते थे, मधुर संबंध हुआ करते थे। और मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? बीदर, लाहौर, अजमेर, दिल्ली, जौनपुर, आगरा, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि ये उस समय मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। आगे है, इसके उद्देश्य क्या थे? मध्यकालीन शिक्षा जो थी इसके उद्देश्य कौन कौन से थे? पहला उद्देश्य था मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का क्या करना था? प्रचार प्रसार करना था। मतलब ये जो मध्यकालीन शिक्षा है इसका प्रमुख उद्देश्य जो इस्लाम धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। दूसरा, सांसारिक अथवा भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक है। मतलब ये लोग ना सुख सुविधा चाहते थे कि सांसारिक अथवा भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना क्या होता है? आवश्यक होता है। तीसरा इसमें यह था कि मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का क्या करना था? विस्तार करना था। मतलब मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का क्या करना था? विस्तार करना था। चौथा था कि प्रशासन को मजबूत बनाने हेतु योग्य व कुशलतम लोगों की ज़रूरत थी और शिक्षा के प्रसार द्वारा ही यह क्या हो सकती थी? पूरी हो सकती थी। तो हमने इसके उद्देश्यों में क्या क्या जाना कि मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। दूसरा पढ़ा सांसारिक अथवा भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना यह था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक है। तीसरा था मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश को क्या करना था? विस्तार करना था। चौथा क्या है कि प्रशासन को मजबूत बनाने हेतु योग्य व कुशलतम लोगों की ज़रूरत थी और शिक्षा के प्रसार द्वारा ही यह क्या हो सकती थी? पूरी की जा सकती थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या थी? निःशुल्क मतलब फ्री थी। दूसरा, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में प्रदान की जाती थी। तीसरा, प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप दी जाती थी। चौथा क्या है कि मुस्लिम काल में शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर क्या किया जाता था। पांचवा क्या है? पांचवा है शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी और उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा। छठा है शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों पर क्या दिया जाता? अधिक बल दिया जाता था। तो हमने इसमें क्या क्या उद्देश्य पढ़े? इसकी हमने विशेषताएं ये पढ़ी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा सबसे पहले तो वो निःशुल्क थी। दूसरा, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में प्रदान की जाती थी। तीसरा हमने पढ़ा प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप दी जाती थी। चौथा पढ़ा मुस्लिम काल में शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। पांचवा हमने जाना शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी, उच्च स्तर पर फारसी भाषा का भी प्रयोग होने लगा। छठा हमने इसमें पढ़ा शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता था। तो आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। बाकी की जो हम पढ़ेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी का जो चैप्टर बचा है उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो मुझे आप जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है letslearn183@gmail.com। कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी हो तो मुझे जीमेल कर लेना और टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाना। टेलीग्राम का नाम है लेट्स लर्न क्लास, ठीक है। और जो PDF है वो मैं इसके साथ के साथ यहाँ पर ही शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा।
सेकेंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी गई है, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी तैयार हो गई है। और अगर आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। सारे चैप्टर की सभी का पूरा सिलेबस स्टार्ट हो गया, तो क्लासेस को अपनी रेगुलर लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके आ ही जाएंगे। बिल्कुल एंड टाइम पे करेंगे तो सिलेबस बहुत लेंदी है, टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर अपने टाइम से अपनी क्लासेस को लीजिए। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड में और अपने ग्रुप में इसको क्या कर सकते, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।